हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम किनेमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स जेई की हैं। इनको करने से ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आप से कह सकते हो कि नीट का लेवल जो भी होगा अब वो हो जाएगा, है ना। ये प्रॉब्लम्स नीट का लेवल को ध्यान में रख के सेलेक्ट की गई हैं। अगर नीट का लेवल थोड़ा सा भी राइज होता है तो ये उसको कवर करती हैं, लेकिन उसकी रेंज में है ना। बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, आप इनको कर सकते हो, है ना। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, है ना। पहली चीज़ है कि आपको डिस्प्लेसमेंट वाली जो इक्वेशन होती है S = हाफ AT स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करना है ना। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, बहुत ही कॉम्पैक्ट इक्वेशन है। आपको मालूम है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो डिस्प्लेसमेंट वाली जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर के ये कॉम्पैक्ट सी बन जाती है ना। इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज क्या है, एक चीज जो मैं कहता हूं इस है ना, कि जो हम डायरेक्शन चूज करते हैं, है ना। अगर फ्री फॉल वाली प्रॉब्लम है जिसमें ऊपर से चीज़ें नीचे गिर रही हैं, तो आप देखो कि जो भी मोशन होता है फ्री फॉल का वो पृथ्वी की तरफ होता है ना। चीज़ें अर्थ की तरफ गिरती हैं, यानी आपको ये वाली जो डायरेक्शन है ना नीचे वाली, इसको प्लस लेना चाहिए। ऐसा करने से बहुत कम वेरिएबल्स नेगेटिव में रखने पड़ते हैं, है ना। अधिकतर चीज़ें आपकी पॉजिटिव में रहेंगी। अक्सर मैंने देखा है कि ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव रखा जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को फिर माइनस में डालना पड़ता है ना। तो अगर आप नीचे की डायरेक्शन को प्लस रखते हो तो थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि जो मेन डायरेक्शन है मोशन की, जो भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हो वो लौट फिर के नीचे आती है। तो मेन डायरेक्शन मेरा ये मानना है कि वो पृथ्वी की तरफ है और उसको प्लस में मानना चाहिए, है ना। इससे आसानी रहती है, ठीक है। ओके, तीसरी चीज क्या है, मैथ की जो छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट लेना, है ना, इक्वेशंस को डिवाइड करना, ठीक है। इक्वेशंस में कोई जो वेरिएबल्स है, अनवांटेड वेरिएबल है, उसको एलिमिनेट करना, टर्म्स को रीअरेंज करना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान इनको और एफिशिएंट बनाओ, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसमें हैबिचुअल हो जाते हो तो बहुत आसान हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ओके, है ना। और क्या बात है, प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है ना। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम में पूछा कुछ और जाता है और हम कुछ और निकाल लेते हैं। आपने सही किया, आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम में पूछा कुछ और था। तो इस बात को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में आपसे क्या पूछा गया है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है ना। ओके, और बेसिक कंसेप्ट पे आपको विश्वास रखना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कई बार क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फ्रेम होता है, या बहुत चीज़ों एक स्टोरी की फॉर्म में होता है, और भी कुछ भी कर सकते हैं एग्जामिनर, है ना। तो प्रॉब्लम को पढ़ के हमको घबराना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रॉब्लम मोशन की है तो काम तो यही आएंगे बेसिक कंसेप्ट से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। तो आपको वो विश्वास रखना है उसके ऊपर कि आपने जो पढ़ाई करी है, जो बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं, ये प्रॉब्लम उसी से सॉल्व होगी। पढ़ने में चाहे वो कितना भी अजीब लगे, लेकिन उसको सॉल्व इन्हीं बेसिक कंसेप्ट से होना है ना। ओके, और क्या है कि जो प्रॉब्लम में जो डेटा दिया हुआ होता है उसको आपको जो इक्वेशंस पता है उसमें प्रॉपर तरीके से डालना होता है ना।
ठीक है ना। डेटा को जो भी आपको इक्वेशंस आती हैं, फॉर्मूले आते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से डालना होता है। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है ना। अभी आप थोड़ा टाइम लेकर के इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम के आते आते बहुत फ्लुएंट हो जाओगे, है ना। ओके, अब आप इन प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हो, एक एक करके इस प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना। पहली प्रॉब्लम ये है, आप इसको देख लीजिए, पढ़ना आपको है और आपको ही सॉल्व करना है ना। यू आर ऑन योर ओन, है ना। लास्ट में जब आप इनको ट्राई कर लोगे तो फिर आप मेरे सॉल्यूशन को वेरीफाई कर लेना, है ना। उससे हो सकता है आपको और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स वहाँ पे मिलेंगी, किस तरीके से आप मैथ का यूज़ करते हो, किस तरीके से इक्वेशंस के अंदर डेटा डाला जाता है, और भी छोटी मोटी जो चीज़ें होगी वो आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो और फिर ट्राई करना, है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है ना, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको आप रीड कीजिए, ठीक है। रीड करना भी एक स्किल होती है ना। इसलिए मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आपको पढ़ना है, ये स्किल हमको डेवलप करनी है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही तरीके से आप पढ़ पाते हो, इस बात की प्रैक्टिस करनी है ना। उसको आप अगर समझ लेते हो सही तरीके से तो अपने आप में आधे से ज़्यादा काम हो गया, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम ये है ना, ये लेवल 2 प्रॉब्लम है, यानी इसमें 2 स्टेप में कैलकुलेशन होगी, 2 स्टेप में कैलकुलेशन होगी, लेकिन दोनों स्टेप इजी है ना, आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब आप इनको ट्राई कीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन वेरीफाई करना, ठीक है। ओके, आइए अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं, है ना। आशा करता हूं आपने इनको ट्राई किया होगा और आपका आंसर सही आया होगा। आंसर अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस प्रक्रिया से हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी रेस्ट से मोशन स्टार्ट होता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मोशन हो रहा है। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन t सेकेंड्स, t सेकेंड में टॉय ने 10 मीटर ट्रेवल किया, तो आपको बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट t सेकेंड्स, यानी अगले t सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमको पता लगाना है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपने पहले क्या किया, एक टाइम का स्केल बना लिया, है ना। 0 टाइम से मोशन स्टार्ट होता है, आपको दे रखा है कि t टाइम में 10 मीटर उसने ट्रेवल किया और नेक्स्ट t सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, है ना। यानी जो नेक्स्ट t सेकेंड होगा वो यहाँ पे आएगा, टोटल t सेकेंड और बढ़ गया, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, 2t टाइम हो गया, ठीक है। ओके, अब आप देखो कि t टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। आपको मालूम है s = ½ at², यानी t टाइम तक आ जाएगा ½ at², है ना। अब आप इसको देखो यहाँ पे, है ना, कि आपसे पूछा गया है कि बीच का जो टाइम है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। बीच के टाइम का कोई फॉर्मूला हमको नहीं मालूम, हमको क्या मालूम है, ये फॉर्मूला मालूम है जो कि 0 टाइम से स्टार्ट होता है ना। आपको जो मालूम है, आपको जो बेसिक कंसेप्ट मालूम है, उस पर आपका विश्वास होना चाहिए, है ना। हमको ये मालूम है कि ये 0 टाइम से स्टार्ट होता है, ठीक है। बीच की चीज़ हमको नहीं मालूम डायरेक्टली कैसे अप्लाई होगी, तो आपने क्या किया कि 0 से लेके 2t टाइम तक इसको अप्लाई किया, ठीक है। अब आपने देखा कि इस बार टाइम की जगह 2t आने वाला है ना। आपने देखा कि 2t आने वाला है और टाइम का स्क्वायर होता है, यानी आपको ये चीज़ पता चल रही है कि 2 का स्क्वायर होने वाला है ना। ये चीज़ आपने डिटेक्ट कर ली। जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो पहचान लेता है कि क्या होने वाला है, यानी आपको मालूम है कि 2t का स्क्वायर होने वाला है, और जैसे इसका स्क्वायर होगा तो 2 का भी स्क्वायर होगा, यानी 2 का जो स्क्वायर है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा और बाकी की चीज़ वैसी की वैसी आ जाएगी, ½ at², ठीक है ना। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से हमको थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है,
और उसी से एक्सप्रेशन लिखना है ना। अगर आप इसको डिटेल से करते तो भी आपको समझ में आ रहा है ना। हाफ ए टाइम की जगह आप 2t² लिखते, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता, और ये 4 जो नंबर है इसको आपने आगे लिख दिया और ये चीज़ बन गई हाफ AT²। इस पूरी प्रक्रिया को आपने माइंड में करना है ना, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, यानी ये चीज़ हो गई 4 और हाफ AT²। ये कितना आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आपको ये दे रखा है कि t टाइम में आपने 10 मीटर ट्रेवल किया, टॉय ने 10 मीटर ट्रेवल किया। अब आपको ये दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है, हमको कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दे रखी थी, लेकिन इस बात से हमको घबराना नहीं है। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, आपने देखा कि ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू तो दे रखी है, और इस वैल्यू को जैसे आप इसमें डालोगे तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर। यानी 0 से लेके 2t टाइम तक 40 मीटर ट्रेवल किया, और 0 से t तक 10 मीटर आपको दे रखा है। तो बीच में ये t से लेके 2t टाइम जो है, यानी जो अगले t सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 40 में से 10 माइनस कर देंगे, है ना। 40 में से आपने 10 माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 30 मीटर, है ना। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो हमारा आंसर हो गया 30 मीटर। क्वेश्चन को आपने पढ़ा और जो बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम था उस पर आपको कॉन्फिडेंस था कि उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना, और उसको आपने इस तरीके से अप्लाई कर दिया। ये टाइम स्केल जो है आपने माइंड में बना लिया था, और ये जो स्क्वायर किया था, ये जो प्रोसेसिंग है, ये चीज़ सीखनी है हमको कि स्मार्ट तरीके से आपने ये डिटेक्ट कर लिया कि 2t का स्क्वायर होने वाला है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को जैसे ही आपने बाहर रखा आपको वो चीज़ दिखाई दे गई कि अंदर हाफ AT² बचेगा। हाफ AT² की वैल्यू हमको पहले से दे रखी थी 10 है, तो 40 आ गया, 40 में से 10 माइनस किया तो 30 मीटर हमारा आंसर आ गया, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से इसको बोल बोल के सॉल्व करना। आपकी जो पूरी स्टेप्स है ना, इसको अपने आप से बातें करते हुए आप सॉल्व करना, तो नेक्स्ट लेवल पे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ओके, आइए दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट h, यानी h हाइट से एक बॉल को रिलीज कर दिया जाता है, यानी ड्रॉप कर दिया जाता है ना। इफ t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, तो t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा। यानी उस बिल्डिंग का जो फर्स्ट हाफ है, आधा जो डिस्टेंस है, आधी बिल्डिंग की हाइट आपने कवर की t1 टाइम से, और बाकी की जो हाइट है वो आपने कवर की t2 टाइम से। तो आपको बताना है t1 और t2 में रिलेशन बताना है ना। आइए इसको देखते हैं, है ना। अब ये फ्री फॉल वाला केस है ना, यानी ये बिल्डिंग है h हाइट की, और यहाँ से आपने बॉल ड्रॉप की, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आधी हाइट है, फर्स्ट हाफ, है ना, ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये आधी हाइट आपने t1 टाइम में ट्रेवल की, और बाकी की जो हाइट है वो आपने t2 टाइम में ट्रेवल की, ठीक है। ये सिचुएशन है, यहाँ पे डिस्टेंस है जो आप कवर करते जा रहे हो ऊपर से नीचे तक, और ये टाइम हो रहा है ना। पहले हाफ का टाइम है t1 और बाकी हाफ का टाइम है t2, है ना। अब आप ये देखो, आपको क्या बेसिक कंसेप्ट आता है। हमको मालूम है कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो है हाफ AT², है ना। फ्री फॉल में हो रहा है तो g एक्सेलरेशन हो जाएगा, a की वैल्यू g में हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। ओके, वो वेरिएबल है, ठीक है। यानी आपको पता है कि s = हाफ AT² होता है, और ये जो मोशन है 0 इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी आप इसको देखो, यहाँ पे मोशन किस तरीके से हो रहा है। पहले हाफ में जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, आप यहाँ से ट्रेवल आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ से आपने फर्स्ट हाफ कवर किया, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है कि t1 टाइम में हुआ, है ना। एक और हम कौन सी जर्नी देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 0 से स्टार्ट होती है ना। एक और आप ये देख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ से आपने ट्रेवल किया और आप नीचे तक आ गए, ठीक है ना। हम ये बीच में से नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये जो चीज़ हमको मालूम है वो 0 इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होती है। तो आपको जो मालूम है आपको उसका इस्तेमाल करते हुए आंसर निकालना है ना। यानी ये दो जर्नी है जो 0 टाइम से स्टार्ट हो रही है। एक तो आप आधी हाइट तक पहुँचे और एक पूरी हाइट तक पहुँच गए, है ना।
इन दोनों के लिए आपने इक्वेशन लिखी है ना। पहले इस वाले मोशन को देखते हैं। t1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, हाफ हाइट है ना, हाफ हाइट आपने लिखा। t1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, हाफ 8t1 स्क्वायर है ना। ये हो गया आपका पहला रिलेशन। दूसरी जर्नी आपने देखी कि इसी जर्नी को जब पूरा कर देंगे तो पूरी हाइट कवर हो जाएगी, यानी ये जो पूरा डिस्टेंस है अब की बार क्या हो गया, पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया h, और हाफ आपने लिखा। और इस जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगा, ये टोटल टाइम आएगा आपकी बार, यानी t1 प्लस t2। तो आपने लिखा t1 प्लस t2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन लिखना बहुत आसान है और यहाँ से हमको ये दिखाई दे रहा है ना। अब आप ये देखो कि यहाँ पे t1 और t2 के बीच में हमको रिलेशन चाहिए, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन हमको नहीं मालूम है ना। आप क्या कर सकते हो, दिखाई दे रहा है ना, डिवाइड करने से ये h से h कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो t1 और t2 में होगी, और वहाँ से आप इसको टर्म्स को रीअरेंज करके आंसर निकाल सकते हो है ना। ठीक है, तो आपने इन दोनों इक्वेशन को जब आप एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, h को h से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा टर्म हाफ है ना। यहाँ पे ये हाफ a और हाफ a ये दोनों एक कैंसिल आउट हो गए, और इधर आपके पास क्या बचा, t1 स्क्वायर और t1 प्लस t2 का स्क्वायर। आपको मालूम है दोनों तरफ स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर होते ही आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे। इस एक्सप्रेशन का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, और इधर भी आप जब स्क्वायर रूट लोगे तो कितना बन जाएगा, ये √2 बन जाएगा है ना। कुछ चीज़ें धीरे धीरे आपको अपने माइंड में करना, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपको मालूम था कि t1 को t1 प्लस t2 स्क्वायर से जब डिवाइड कर रहे हो तो दोनों टर्म में स्क्वायर है, यानी आप उसका स्क्वायर रूट कर दो, और उधर जो टर्म थी हाफ उसका भी हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे है ना, यानी आपके पास आ गया हाफ ये 1/√2 इज इक्वल टू t1/t1 प्लस t2। अब कुछ नहीं करना है, बस टर्म को रीअरेंज करना है ना। तो t1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर चला गया t1 प्लस t2, और इधर आ गया आपका √2 t1। अब t2 को इधर ही छोड़ दीजिए, और ये t1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2 - 1 t1, ठीक है ना। t1 इधर आ गया तो -t1 हो जाएगा, t1 आपने कॉमन ले लिया, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे जो समझने वाली मेन बात की है कि हमको जो एक्सप्रेशन मालूम है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होता है। तो आपने वो वाले मोशन देखे जो इनिशियल 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आपने ये दोनों की जर्नी की इक्वेशन लिखी, और उन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड किया, क्योंकि टाइम के अंदर स्क्वायर होता है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, और फिर टर्म्स को रीअरेंज करके आपके पास ये रिलेशन आ गया है ना। यानी आपका आंसर हो गया t2 इज इक्वल टू √2 - 1 t1 है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करो, और बहुत सारी जो प्रोसेसिंग है उसको ये देखो कि कितनी चीज़ आप अपने मन में कर सकते हो है ना। ओके, आइए लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लेनेट। यानी किसी प्लेनेट पे 100 मीटर की कोई बिल्डिंग है और वहाँ से बॉल ड्रॉप की गई है ना। दूसरे प्लेनेट का नाम सुन के हमको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बेसिक कंसेप्ट से ही सॉल्व होगी है ना। इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। अपनी जर्नी के आखिरी हाफ सेकेंड में उसने ट्रेवल किया 19 मीटर है ना। तो ये डेटा आपको दे रखा है कि आखिरी हाफ सेकेंड में उसने ट्रेवल किया 19 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑन दैट प्लेनेट। यानी उस प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। ओके, यानी कोई टावर है ना, और आपको इसकी हाइट दे रखी है बिल्डिंग की, कितनी है 100 मीटर दे रखी है। तो एक डेटा आपको ये दे रखा है कि वो बिल्डिंग की हाइट कितनी है 100 मीटर।
दूसरा डेटा आपको दे रखा है डिस्टेंस से रिलेटेड कि आखिरी हाफ सेकंड में उसने 19 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो दो चीज़ें आपको दे रखी हैं डिस्टेंस के मामले में कि बिल्डिंग की टोटल हाइट है 100 और आखिरी आपको ये टुकड़ा दे रखा है 19 मीटर, है ना। तो आपको क्या दे रखा है और दिमाग अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, है ना। आप ये निकाल सकते हो कि 100 में से अगर 19 गया तो कितना बचेगा, 81 मीटर बचेगा। यानी कि एक चीज़ समझ में आ रही है कि ऊपर से यहाँ तक 81 मीटर है ना। तो आपने डिस्टेंस के बारे में सारी चीज़ें जान ली, आखिरी 19 है, टोटल 100 है और ऊपर से लेके यहाँ तक 81 है, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम का एक वो बनाते हैं, है ना। हर डिस्टेंस को टाइम के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। टाइम भी हमको पूरा नहीं मालूम, है ना। आपको पूरा टाइम नहीं मालूम कि पूरी जर्नी का कितना टाइम होगा, ये हमको नहीं मालूम। हमको तो बस ये आखिरी जो 19 मीटर है इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, बस ये दे रखा है ना। यानी आपको दे रखा है कि आखिरी ये जो टाइम है ये है हाफ सेकेंड, ठीक है। यानी आप ये मान सकते हो कि ऊपर से लेके पूरी जर्नी में सपोज कीजिए टी टाइम लगा, है ना। जो चीज़ नहीं मालूम है हम उसको अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो आपने अज्यूम कर लिया कि टोटल जो टाइम लगा वो टी टाइम लगा, ठीक है ना। अब यहाँ से भी आप एक चीज़ पता कर सकते हो कि जब ऊपर से लेके नीचे तक टी टाइम लगा और आखिरी में हाफ सेकेंड लगा तो 81 ये जो मीटर की जो जर्नी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टी माइनस हाफ सेकेंड, है ना। तो आपने लिख दिया टी माइनस हाफ सेकेंड। अब आपके पास डिस्टेंस के साथ टाइम का कनेक्शन हो गया, है ना। 81 मीटर को ट्रेवल करने में लगे टी माइनस हाफ और पूरी बिल्डिंग को ट्रेवल करने में लगेगा, यह 100 मीटर की बिल्डिंग है और इसको कवर करने में लगा टी टाइम, है ना। हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो है s = हाफ AT स्क्वायर। ये कहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ना। बीच में से हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारे पास क्या चीज़ है जो जर्नी 0 से स्टार्ट होती है। तो आपने इस तरीके से दिमाग लगाया कि इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, यहाँ से आप एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, एक जर्नी आप ये स्टार्ट कर सकते हो कि ऊपर से यहाँ तक आ गए आप, ये है 81 मीटर और 81 मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आपने निकाल लिया टी माइनस हाफ सेकेंड। एक और इक्वेशन लिखने के लिए आप एक और इक्वेशन आप बना सकते हो। उसके लिए आपने जो जर्नी यहाँ से आपने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होकर के ये पूरी बिल्डिंग कवर हो गई, ठीक है ना। ये पूरी बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर और इसका जो टाइम है टोटल टाइम वो है टी टाइम, है ना। तो आपने वो वाली जर्नी चुनी जो कि इनिशियल 0 से स्टार्ट हो रही है। ऐसा करने से आप इस बेसिक कंसेप्ट का अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से दो इक्वेशन बन रही है। पहली जर्नी के लिए आपने लिखा ऊपर से लेके यहाँ तक 81 मीटर आपने लिखा और यहाँ पे आ गया हाफ। इस प्लेनेट का जो भी एक्सेलरेशन होगा ए एक्सेलरेशन मान लेते हैं डाउनवर्ड, है ना। यानी हाफ ए और टाइम कितना लगा इस जर्नी में, टी माइनस हाफ का स्क्वायर, है ना। दूसरी जर्नी आपने देखी ऊपर से लेके नीचे तक स्टार्ट हो रही है, ये है आपका 100 मीटर और इसमें आगे आपका कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टी टाइम लगा, तो टी स्क्वायर हो गया। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई, है ना। मेन जो प्रोसेसिंग सेटअप जो हमको करना था वो ये करना था कि जो डिस्टेंस के साथ टाइम को लिखना था, है ना। टाइम का स्केल ये है और डिस्टेंस का स्केल ये है। आपको बनी बनाई चीज़ें थोड़ी मिलेंगी। हमको तो 19 मीटर दे रखा था और 100 मीटर दे रखा था, तो आपने यहाँ से निकाल लिया 81 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये जर्नी ऊपर से लेके स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और उसी तरीके से टाइम के बारे में हमको सिर्फ ये जानकारी दे रखी थी हाफ सेकेंड, तो आपने मान लिया टोटल टाइम मान लिया कि ऊपर से लेके नीचे तक टी टाइम लगा और फिर आपको इस जर्नी का टाइम आ गया टी माइनस हाफ सेकेंड, ठीक है ना। कुछ चीज़ आपको दे रखी होती है, कुछ आपको बनानी पड़ती है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई और इसको देखने से आपको मालूम चल गया कि क्या करना है ना। यहाँ पे आप देखो कि एक वेरिएबल को कम करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि आप इसको डिवाइड कर देते हो तो काम आसान हो जाएगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो फैक्टर है हाफ एक्सेलरेशन वाला, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और टाइम के नीचे टाइम और 81 के नीचे 100 आ जाएगा।
दूसरी चीज़ आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो टाइम का जो एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर हो रहा है ना, ऊपर नीचे ये स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर को हटाने के लिए आप स्क्वायर रूट लोगे, यानी इधर का भी आप स्क्वायर रूट लोगे और इधर का भी स्क्वायर रूट लोगे, है ना। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 81 और 100 का स्क्वायर रूट आपने जब लिया तो 81 का स्क्वायर रूट आ गया 9 और 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10, ठीक है ना। 81 का 9 आ गया और 100 का 10 आ गया। एसिलेशन वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया था। अब यहाँ पे जो टाइम के एक्सप्रेशन है इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा t माइनस हाफ और नीचे आ गया t। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके t की वैल्यू निकाल लो, है ना। अब इस प्रोसेसिंग को आप मन में कर सकते हो, है ना। 9t हो जाएगा, इधर 10t हो जाएगा, 10t में से 9t माइनस होगा तो इधर t बचा। नंबर कितना आया था, जब 10 हाफ से मल्टीप्लाई हुआ था तो -5 आया था, इधर आया था, उधर ले जाओ उसको तो 5 आ गया, ठीक है ना। ये छोटी मोटी चीज़ें करने की प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना, ताकि एग्जाम में हम इतना नहीं लिखेंगे, है ना। ये प्रोसेसिंग करनी है, अपने माइंड में करनी है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होता है तो उसको वेरीफाई करो और फिर लिख के कर लेना, लेकिन हमको एक्यूरेट रखना है चीज़, ठीक है। यहाँ पे जब 10 मल्टीप्लाई हुआ था इधर से तो कितना आ गया था, ये वाला एक्सप्रेशन 10t और 10 इंटू माइनस हाफ यानी -5, इधर आ गया था 9 इंटू टी 9t, ये 9 इधर जाएगा तो 10 में से माइनस होगा तो 1t बचा, -5 इधर आ गया तो 5 आ गया। कोशिश करो इसको मन में करने की, ऐसा करने से आपका जो लेवल है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार मैंने देखा है कि कई बच्चों का ये वो आसानी से कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, लेकिन वो इसी तरीके को दोहराते रहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने की कोशिश नहीं करते। नेक्स्ट लेवल पे आप कब पहुंचोगे, जब इन छोटी मोटी चीज़ों को आप अपने माइंड में करने लग जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपके पास t = 5 सेकेंड आया, आप दोबारा से इस इक्वेशन पे गए, है ना। अब इस इक्वेशन में आपने देखा कि t की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली 5 सेकेंड, ठीक है। अब t को 5 इसमें जैसे ही डालोगे तो t का स्क्वायर हो रहा है, यानी 25 हो गया। 25 को 100 से आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 25, 100 से आप कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास 4 आया है यहाँ पे 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8 हो गया, और ये आपकी वैल्यू आ गई ये एसेलरेशन की, यानी एसेलरेशन की वैल्यू आपने निकाल ली 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो किस तरीके से आपने जो आपने निकाला था उसको वापस इक्वेशन में लिख के ये प्रोसेसिंग भी आपने माइंड में कर ली और आपका आंसर आ गया t = 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सेटअप किया जाता है। जो नोन है, कुछ चीज़ें नोन है, वहाँ से आपको कुछ अननोन चीज़ें निकाली जाती हैं। जो आपको मालूम नहीं है वो उस वेरिएबल को आप मानते हो, जैसे टाइम हमको मालूम नहीं था तो आपने उसको टी टाइम कह दिया, और जो आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम था उस पर आपने विश्वास रखा और उसको यूज़ कैसे करना है ना, उसको ध्यान में रखते हुए आपने वो काम किया, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को आप देखो कि यहाँ पे आपने क्या क्या टेक्निक सीखी और जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको कितना आसानी से आप कर पा रहे हो। नेक्स्ट लेवल पे आप कैसे जाओगे, अभी टाइम है तैयारी का, तो इसी दौरान ये सब चीज़ें सीखने की होती हैं, है ना। धीरे धीरे आप देखोगे आपके काम करने के स्टाइल में एक बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।